मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मेरी स्क्रीन आ रही है आप सबके पास? हाँ गाइज, मेरी स्क्रीन आ रही है सदाकत? जी जी। ओके। ओके। हाँ। सो गाइज, हाँ, वेलकम टू द सेशन ऑफ गोलिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। तो इसका नाम गोलिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगनर ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं, हम वो जो चीज़ें बिगनर को ज़रूरी होती हैं सीखने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इसमें सारी कवर्ड है। और ये स्पेशली गोलैंग के लिए, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो और इसका जो नाम है गोलिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगनर, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने ये नाम क्यों दिया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि इसका यही नाम क्यों हमने रखा है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा डीएसी क्लब को, हाँ, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस, हाँ, इस सेशन के लिए एज ए स्पीकर। और और मेरी यही कोशिश होगी कि आज आप, हाँ, कुछ नई चीज सीख के जाएं, कुछ डिफरेंट चीजें सीख के जाएं। ठीक है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है इस सेशन का वो ये है कि, हाँ, सबसे पहले तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मैं कौन हूँ, फिर हम थोड़ा बहुत गोलेंग के बारे में देखेंगे, गोलेंग का इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स वगैरह, जो भी बेसिक बेसिक चीजें होती हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रिमिटिव, कांस्टेंट, और बाकी हम जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट हो गए, एरेस वगैरह, स्ट्रक्ट्स वगैरह, इन सब के बारे में भी देखेंगे। और गोलेंग के कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जो कि यूनिक कीवर्ड्स हैं, जो कि यूनिक कॉन्सेप्ट हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। हाँ, आई एम विवेक। और मेरा नाम है, पूरा नाम है विवेकानंद शर्मा, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ट्रकर में। और मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर का। मेंटोर विदाउट बॉर्डर ऐसा समझें कि वहाँ पे मेंटोर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर मतलब वो मेंटोरशिप देते हैं डिफरेंट, लाइक, जो जूनियर्स होते हैं उनको। और मैं कम्युनिटी लीड हूँ गोलिंग पाकिस्तान का, जो कि गोलिंग पाकिस्तान मैंने खुद ही स्टार्ट की थी कम्युनिटी, उसका फेसबुक पे ग्रुप भी है। तो उसका लिंक एंड में है, वो हम देख लेंगे उसे। और अभी करंटली मैं जो हूँ वो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूँ। उसका मैं को फाउंडर हूँ, डेव क्रिएटिव प्लस प्लस, जो कि मैंने मेरे फ्रेंड के साथ शुरू की थी। हमने गिटअप से शुरू किया था, अब हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा मैंने गिटअप पे दो ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड, मतलब बनाई थी, और वो आज पाकिस्तान की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा मैं मीडियम पे तीन पब्लिशर्स हैं उनके लिए लिखता हूँ, बी यूर सेल, वॉइस ऑफ कोड और वेब नाइन। इन तीनों पब्लिशर्स के लिए मैं आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश कर रहा होता हूँ। और उसके अलावा मैं मेंबर भी हूँ लिनक्स पाकिस्तान और AWS कम्युनिटी पाकिस्तान का। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये स्लाइड मैं आपसे इवेंट के बाद शेयर कर लूंगा, तो उसमें सारे लिंक्स हैं, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह, अगर आपको कभी भी मुझसे कुछ पूछना हो। और और अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ, मैं अपना नाम उसमें यूज नहीं करता हूँ। मतलब इसके इसकी एक बड़ी स्टोरी है, वो स्टोरी तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, पर मैं क्यों नहीं करता हूँ उसकी एक डिफरेंट स्टोरी है। वो मेरे सिर्फ फ्रेंड्स को ही पता है। पर मैं जिस नाम से काम कर रहा होता हूँ वो नाम है स्लिम कोडर। तो स्लिम कोडर भी, हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम क्यों है स्लिम कोडर। इसलिए कि क्योंकि मैं खुद हाँ स्लिम बंदा हूँ, तो इसलिए मैंने उसका नाम स्लिम कोडर रखा। ठीक है। तो स्लिम कोडर की कैसे शुरुआत हुई, मैं एक दिन, हाँ, म्यूजिक सुन रहा था। मैं वैसे हिप हॉप म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इमिनेम को सुना मैंने, उसके मैंने तीन गाने सुने, तो मैंने देखा कि एक इंसान तीन करेक्टर मतलब अपने बता रहा है। एक एक वो इमिनेम है, एक में वो मार्शल है जिसमें वो अपनी स्टोरी बता रहा है, एक में वो इमिनेम है जिसमें वो मतलब मोटिवेशन दे रहा है, और तीसरी स्लिम शेडी जिसमें वो फनी करेक्टर निभा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे स्लिम कोडर नाम रखना चाहिए। बस ऐसे ही अचानक ये खुद ही हो गया, तो मैंने भी नाम रख दिया। तो अगर आप स्लिम कोडर का वर्क देखना चाहते हैं कि वो क्या क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, तो आप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं गिटअप पे भी कंट्रीब्यूट करता हूँ एज स्लिम कोडर, मीडियम पे आर्टिकल्स वगैरह लिखना पब्लिशर के लिए। ऐसा समझिए कि गिटअप पे मेरी हर साल 500 से 600 कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। मीडियम पे आर्टिकल्स वगैरह तो मैं हर हर मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पब्लिश कर रहा होता हूँ। एक अभी रिसेंटली मेरा आर्टिकल फीचर भी हुआ था जावास्क्रिप्ट में। और फेसबुक पे मैं पेज भी चला रहा होता हूँ, और यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड कर रहा होता हूँ, जिसके अभी कुछ 300 सब्सक्राइबर्स हैं।
उसके अलावा मैं हाँ वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहा होता हूँ। तो वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करने से ये मुझे एडवांटेज हुआ कि मैं लाइक अपनी सारी चीजें जो भी मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ उन्हें कंबाइन कर सकूं और अपने बारे में भी, स्लिम कोडर के बारे में भी उस वर्डप्रेस के ब्लॉग में बता सकूं। उसके अलावा मेरी कुछ रेपुटेशन है, हाँ 600 रेपुटेशन है स्टेक ओवरफ्लो पे। स्टेक ओवरफ्लो पे मुझे 1 साल हुआ है, मैं प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर रहा होता हूँ। और dev.to, और मैं dev.to पे भी आर्टिकल्स वगैरह लिखना या फिर ऐसा समझे कि हेल्प मांगना या हेल्प करना, तो ये सारी चीजें मैं कर रहा होता हूँ। अगर आप स्लिम कोडर के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में एक वीडियो भी बनाई थी, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं इस सेशन का सबसे पहला पार्ट जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ गोलैंग। तो सबसे पहले गोलैंग बनाई किसने? ठीक है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई किसने? गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे गूगल गूगल में, ठीक है, जिन्होंने बनाई थी। उनका नाम है रॉबर्ट, रॉब एंड केन। तो इन्होंने क्यों बनाई, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई? क्योंकि गूगल के पास कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, इसीलिए उन्हें उन्हें एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी पड़ी। अब बात करते हैं कि गूगल पहले ऐसा क्या है, कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर रहा था और उनके उनके पास क्या लिमिटेशंस आई थी। ठीक है, तो गूगल जो पहले यूज कर रहा था वो यूज कर रहा था पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस। पर इन लैंग्वेजेस के साथ भी उन्हें लिमिटेशन फेस करनी पड़ रही थी। अब जैसे जैसे पाइथन में क्या लिमिटेशन थी? पाइथन बहुत इजी है यूज करना पर स्लो है एट द सेम टाइम, क्योंकि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और जावा, जावा क्विक है, बट उसका जब जावा की एप्लीकेशन बढ़ती है तो उसका जो टाइप सिस्टम होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए। और सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस भी क्विक है बहुत ज्यादा, पर उनका भी वही टाइप सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, और इनका जो कंपाइल टाइम है सी और सी प्लस प्लस एप्लीकेशन का वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने गोलैंग बनाई। गोलैंग का स्ट्रॉन्ग एंड स्टैटिकली टाइप, गोलैंग जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टैटिकली टाइप्ड है। मतलब इसमें हम ऐसा समझें कि जावा स्क्रिप्ट की तरह जैसे हमने वेरिएबल बना दिया और हमने उसको कुछ भी पास करा दिया, कभी स्ट्रिंग दे रहे हैं, कभी वेरिएबल उसमें पास कर रहे हैं, कभी इंटीजर पास कर रहे हैं। तो गोलैंग में ऐसा नहीं होता, गोलैंग में हमें स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। पर गोलैंग ये भी देता है कि आप उसको डायनेमिक भी कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है, गोलैंग वालों ने दिया है वो अभी रिलीजेस में, जिसमें आप उसको हाँ डायनेमिक भी कर सकते हैं। मतलब आप टाइप नहीं बताएं, आप जस्ट वेरिएबल बताएं और उसमें कुछ भी पास करें। और गोलैंग का क्या फायदा है? गोलैंग की औसम कम्युनिटी है। गोलैंग की ऐसा समझे पाकिस्तान में अभी इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं है एज कम्पेयर टू बाहर के लोग जब आपको देखेंगे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ औसम कम्युनिटी की। मैं अभी जब कोर्स रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे मुझे पाकिस्तान से इतने मैसेजेस नहीं है जितने मुझे बाहर से आए, क्योंकि मैं कोर्स रिकॉर्ड इंग्लिश में कर रहा होता हूँ। तो इतनी औसम कम्युनिटी है गोलैंग की। गोलैंग का जो तीसरा पॉइंट है वो है गोलैंग की सिंप्लिसिटी। मतलब आप जब गोलैंग पे काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जावा स्क्रिप्ट, आप पाइथन पे काम कर रहे हैं, आप सी पे भी काम कर रहे हैं, सी प्लस प्लस, मतलब सारी गोलैंग को ऐसे बनाया गया है कि सारी लैंग्वेजेस मिला के और एक लैंग्वेज बनाई है गोलैंग। और इसका चौथा पॉइंट जो है, गोलैंग का कंपाइल टाइम बहुत फास्ट है और ये गार्बेज कलेक्टेड है। मतलब ये इसमें हमें सी और सी प्लस प्लस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें गार्बेज खुद से कलेक्ट करना पड़ता है। भाई यहाँ पे इस मेमोरी में ये यहाँ से ये डिलीट कर दो, ये कर दो, तो वो गोलैंग वो खुद ही कर रहा होता है। गोलैंग के अंदर बिल्ट इन कंकरेंसी होती है, इसका एक कंकरेंसी पैटर्न होता है जिसे हम देखेंगे। और गोलैंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम कंपाइल कर सकते हैं स्टैंड अलोन लाइब्रेरी में। फिर हम उस मॉड्यूल को EXE फाइल हो गई या आप ऐसा समझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म की फाइल हो गई, हम उसको सर्वर पे ले जाके और वहां पे चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है वेरिएबल्स का। अब अब ये तो चलें, ये मैं ऐसा करता हूँ। अब वेरिएबल के 3 तरीके होते हैं क्रिएट करने के, पर उससे पहले हम इसको चलाएंगे कहाँ पे, सवाल ये आता है। तो अगर आप सब आई होप लैपटॉप पे ही होंगे तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा गोलैंग play.golang.org। तो ये एक प्ले ग्राउंड है गोलैंग वालों का दिया हुआ, जिसमें आप गोलैंग के प्रोग्राम चला सकते हैं ब्राउजर पे ही। ठीक है, जिसपे आप गोलैंग के प्रोग्राम ब्राउजर पे चला सकते हैं और इसको हम प्ले ग्राउंड कहते हैं गोलैंग का। तो आप क्या करें, आप play.golang.org, ये मैं वेबसाइट आपको भेज रहा हूँ, आप इससे चलाएं। आप इससे चलाएं, और आप क्या करें, आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो मतलब प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्लेग्राउंड का। ठीक है,
अब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, मैं जूम करके बता देता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है पैकेज मेन। हम सबसे पहले गोलेंग गोलेंग जो हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें हम पैकेजेस बना रहे होते हैं, जैसे हम जावा में और इनमें बना रहे होते हैं, बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। क्योंकि मैंने तो जावा पे ही थोड़ा बहुत काम किया, तो जावा में पैकेजेस वगैरह बनते हैं। ठीक है, हमने मेन पैकेज बनाया, हमने एफएमटी का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया। एफएमटी का मॉड्यूल होता है कि कुछ भी प्रिंट करने के लिए कंसोल पे, या मतलब ऐसा समझे कंसोल पे वर्क करने के लिए। और मेन फंक्शन जैसे सी सी प्लस प्लस में होता है, कि सी प्लस प्लस में होता है इंट मेन, जो कि मेन फंक्शन सबसे, मतलब वो ऐसा समझे सबसे पहले ही कॉल होता है और वो सारी चीजें कॉल करता है। तो ये जो फंक, हाँ, फंक का जो कीवर्ड है और मेन का जो मेथड है, उसके अंदर जो एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई तुम हेलो प्लेग्राउंड जो है वो कंसोल पे प्रिंट कर दो, और हमारा हेलो प्लेग्राउंड कंसोल पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। ए का, मैंने एक ए का वेरिएबल बना दिया, उसको 42 दे दिया, और मैं इस 42 को क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल पे। अब देखते हैं कि ये कंसोल पे क्या प्रिंट करता है। सी, इसने 42 प्रिंट किया। तो ऐसे वेरिएबल बनते हैं, और इसके तीन तरीके होते हैं। ये मैं स्लाइड्स आपसे शेयर करूंगा, आप तीनों तरीके खुद से ट्राई कर लेना। एक तो होता है कि बिल्कुल स्टैटिक टाइप, दो तरीके जो है वो बिल्कुल स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस की तरह ही है। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आपकी टाइप क्या है, आप वेरिएबल, आप इंटीजर हो, तो अगर आप वेरिएबल हो तो कौन से हो, मतलब इंटीजर हो क्या हो, तो हम उसको बताएंगे भाई आप इंटीजर हो। और दूसरे में भी यही है। और जो थर्ड वे है उसमें हम, मतलब ऐसा समझे वो डायनेमिक टाइप जो लैंग्वेजेस होती हैं वो तरीका है। अब अब जो, हाँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसकी प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, तो गोलैंग भी प्रिमिटिव टाइप सपोर्ट करता है, जैसे बूलियन। गोलैंग सपोर्ट करता है बूलियन को भी। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर ट्रू लिख दूं तो ये हो गई, ए जो हमारा है वो बूलियन टाइप हो गया, जो कि पहले इंटीजर टाइप था। ठीक है, जो कि पहले इंटीजर टाइप था, मैंने उसे क्या कर दिया, बूलियन टाइप, और इसने ट्रू भी प्रिंट कर दिया। तो बूलियन भी हो गया हमारा, इंटीजर भी आ गया प्रिमिटिव्स में, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी आ गई। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वो होती हैं जैसे 2.5, 33, हमने मतलब, हाँ, डेसिमल नंबर में पॉइंट में वैल्यू हमने दे दी, तो वो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो गई। और स्ट्रिंग भी हमारे आते हैं, स्ट्रिंग भी हमारे प्रिमिटिव्स में आते हैं। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, हाँ, हेलो स्ट्रिंग, हमारे पास ये सारी प्रिमिटिव टाइप्स हैं। पर ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, राइट, जितना जितना आपने देखा होगा। पर गोलैंग में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गोलैंग में एक अलग ही टाइप है, वो है कॉम्प्लेक्स टाइप। जैसे जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, वैसे ही गोलैंग में भी एक टाइप है कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हम कॉम्प्लेक्स टाइप को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऐसे होती है ना, 1+2 आयोटा, जो हम आयोटा लगाते हैं, आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स भी यही यही टाइप होती है। ठीक है, और ये देखें, ये इसने कॉम्प्लेक्स टाइप भी प्रिंट कर दी। तो ये सारी चीजें हो गई, हाँ, प्रिमिटिव टाइप गोलैंग की। ठीक है, और ये सारा, ये जो है ना, ये सारी चीजें। अच्छा सर, ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ, पता नहीं क्या मसला है, थोड़ा सा। आप, जी। क्या क्या प्रिंट नहीं हुआ? तो थोड़ा बीच में ना वो कनेक्शन का भी मसला था। मैंने ये जो आपने टाइप किया है, ये मैंने प्रिंट किया है। ए इक्वल टू लिखना है या उसके पहले वो सेमी कॉलन भी लिखना है? हाँ, कॉलन लिख के आप इक्वल टू लिखेंगे तो वो, उस पर कुछ भी असाइन करेंगे, प्रिमिटिव टाइप कोई भी असाइन करेंगे तो वो प्रिंट हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, सिंटेक्स का इशू था, ठीक है। आप जरा सम अप कर सकते हैं आखिर में कि आपने अभी पहले क्या बनाया बताया था, या वो टाइम हाँ, कम हो? हाँ, ओके ओके। मेरी हाँ मैं, ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ, मैं ना, Excuse me, मैं sir. प्रिमिटिव, जी, Can you please go to the basic program of Hello World? हेलो वर्ल्ड, So, ओके yep, this one. Okay, that's it. That's it. It's okay. ओके So यहाँ पे आपने जो import किया FMT, तो FMT में यहाँ पे parenthesis में आपने दिया है. Like when I started, I don't use for programming for development purposes Go. I use for the scripts and for running the scripts and Linux distros. So यहाँ पे तो मैंने जब basic program open किया तो यहाँ पे parenthesis नहीं है. Even हाँ हाँ, using parenthesis, why is it so?
अगर हम एक लिख रहे हैं तो ऐसा समझिए कि मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने मॉड्यूल इंपोर्ट करें। पैरेंथेसिस हम जब देते हैं जब हमें मल्टीपल मॉड्यूल इंपोर्ट करने होते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं और आप इसको पैरेंथेसिस में भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, वो है हमारा कांस्टेंट। अब हाँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि कांस्टेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइप ये होती है कि अगर उनकी वैल्यू एक बार हमने जो उसको हमने वैल्यू पास कर दी वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। सिंपल कांस्टेंट यही होता है कि जो कि चेंज ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट बनाते हैं। मैं ए को कर रहा हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। मैंने ए को कर दिया कॉन्स्ट। अब ये देखें, मैंने ए में मैंने 5 वैल्यू पास कर दी और मैंने इसको कॉन्स्ट कर दिया। अब मैं जब भी ए को चेंज करने जाऊंगा तो ये प्रोग्राम फटेगा, और मैं अभी इसको मतलब ऐसा समझिए कि फाड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो फिर हाँ, ऐसा कोई इशू तो नहीं होगा, पर अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये कोई इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टाइप वो होती है जिनकी वैल्यू एक बार जो हमने पास कर दी वही रहेगी। सर ये समझ आ गया सर। जो प्रिमिटिव से पहले आपने कौन सा बताया था? प्रिमिटिव से पहले तो वेरिएबल था हमारा, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। सही। अब हमारे पास जो हाँ जो कि इंटरेस्टिंग चीज है वो है, हाँ, हमारे पास एरेज और स्लाइसेस। वैसे तो गोलैंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, पर हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो है एरेज और स्लाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले एरेज क्या होते हैं। एरेज तो आपको पता है कि हम सेम टाइप की उसमें मतलब हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो एरे की लेंथ है वो 3 है, ठीक है। और उसमें आप स्ट्रिंग की वैल्यूज पास कर दो। जैसे ये मेरे रूममेट के नाम है, पहले तो मेरा नाम है विवेक, फहद, दर्शन। तो आप क्या करें, आप ये सारे स्ट्रिंग स्टूडेंट्स में पास कर दें, और स्टूडेंट की टाइप क्या रखें, स्ट्रिंग रखें, ठीक है। तो एरे क्या करेगा, एरे जो है वो सारी वैल्यूज हमारी सेम टाइप की पास करता रहेगा, और हम उसको ऐसा समझे फिर आगे चल के अल्टरेट करके एक एक वैल्यू पे अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि विवेक पे आगे चल के एरे के मतलब हम इटरेट करके विवेक के आगे आनंद आ जाए, फात के आगे टालपुर आ जाए, और दर्शन के आगे लाल आ जाए, तो ये पूरा उनका नाम बन जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा समझे कि मैं सारी चीजें उस पे नहीं चला पाऊंगा प्ले ग्राउंड पे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं ये आपको ऊपर ऊपर से इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और एरे की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एरे एरे जो होता है वो पास बाय वैल्यू होता है। अब पास बाय वैल्यू ये होता है कि अगर आपने एक बार जो वैल्यू चेंज कर दी, तो हाँ वो मतलब हाँ, अगर आपने एक एक कॉपी बना दी एरे की, और आपने क्या किया, उस कॉपी में चेंज किया, तो वो जो मेन था, जो मेन हमारा एरे बनाया हुआ था, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होता है पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। और एरेज हमारे पास डिफरेंट मतलब डायमेंशन के, एक तो सिंगल डायमेंशन होता है और एक मल्टी मल्टी डायमेंशन एरेज होते हैं। हम मल्टी डायमेंशन एरेज भी बना सकते हैं, मतलब एरेज के अंदर एरेज, जैसे मैट्रिक्स हो गए हमारे मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब जो हमारा हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है वो है स्लाइसिस का, ठीक है। तो अब हाँ, सवाल ये आता है कि स्लाइसिस और एरे में क्या फर्क है, ठीक है। पहली बात तो ये कि एरे में हमें बताना पड़ता है कि आपके कितनी लेंथ का एरे, ठीक है। और स्लाइसिस में हमें ये नहीं बताना पड़ता कि कितनी लेंथ है स्लाइस की, हम बस बना देते हैं स्लाइस, ठीक है। हम जितनी बनाना चाहें हम उससे आगे चल के बढ़ा देते हैं। और स्लाइसिस भी मल्टी डायमेंशनल भी बनते हैं और सिंगल डायमेंशनल भी बनते हैं, एरेज भी मल्टी डायमेंशनल बनते हैं, सिंगल डायमेंशन भी बनते हैं। पर एरे में हमें बताना पड़ता है कि आपकी आपकी एरे की क्या वो है, लेंथ है। पर गोलैंग में एक और वे है कि हमें जहाँ पे एरे की हमें बतानी नहीं पड़ती लेंथ, हम क्या करते हैं, हम स्प्रेड ऑपरेटर पास करते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये स्प्रेड ऑपरेटर मैंने पास किया हुआ है। मैंने कहा है कि भाई आप इसको जितना भी आपको बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हो। अब ये सवाल आता है कि फिर स्लाइसिस का क्या काम है। अब देखें, जैसे कि मैंने बताया कि एरेज पास बाय वैल्यूज होते हैं, तो स्लाइसिस जो होते हैं वो पास बाय रेफरेंस होते हैं। मतलब मैं अगर एक स्लाइस की कॉपी बनाऊं, मैंने मेरे मेरे पास एक स्लाइस बना हुआ है और मैं उसकी कॉपी बनाता हूँ दूसरे स्लाइस में, और मैं दूसरे स्लाइस पे चेंज करता हूँ, तो वो पहले वाले पे भी उसका इम्पेक्ट पड़ेगा, पर ऐसा एरे में नहीं होगा। ये होता है मेन कॉन्सेप्ट पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का।
तो इसको मैं रन नहीं कर रहा, इसको हम, आप इसको देख लीजिएगा बाद में कि ये कैसे और ज्यादा आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं इसको रन नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। पर जो मेन चीज समझने वाली है एरेज और स्लाइसिस में, वो ये है कि एरे हमारे होते हैं पास बाय वैल्यूज होते हैं और स्लाइसिस पास बाय रेफरेंस होते हैं। एरेज में हमें एटलीस्ट हम लेंथ भी बताते हैं, मतलब हम भले स्प्रेड ऑपरेटर पास करें पर हम उसको बता रहे हैं कि भाई आप इनफाइनाइट हो। पर स्लाइसिस में ऐसा नहीं होता, स्लाइसिस में हम बस उसको जितना हम बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। अब जो, हाँ, अब जो सबसे ज्यादा जो मुझे मुझे मतलब इसमें कॉन्सेप्ट पसंद है वो है मैप और स्ट्रक्ट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले मैप क्या होता है, ठीक है। मैप, अगर आप जावा स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हैं या आप किसी और बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक चीज होती है जेसन, राइट। हमारे पास जेसन होता है। जेसन में क्या होता है, जेसन में हमारे पास की वैल्यू पेयर बनते हैं, ठीक है। जेसन में हमारे पास की वैल्यू पेयर बनते हैं, तो मैप भी कुछ यही होता है। मैप भी जो होता है वो की वैल्यू पेयर ही है। उसमें उसमें हम टाइप बता देते हैं कि आपकी की टाइप क्या होगी और आपकी वैल्यू की टाइप क्या होगी, तो वो फिर ऐसा समझें कि वो फिर पूरा एक जेसन बना के दे देगा। सही है। अब देखें, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ था, ये जो यहाँ पे मैप बनाया हुआ था मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया और अभी मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है हमें। ठीक है, इसने पूरा मैप जनरेट करके मुझे दे दिया। मैप में इसने फर्स्ट नेम लिखा विवेक, लास्ट नेम लिखा शर्मा, मिडिल नेम लिखा आनंद, जो कि मैंने मैप बनाया हुआ है विवेक आनंद शर्मा, ठीक है। और हाँ, मैप की बात, खास बात ये कि मैप पास बाय रेफरेंस होते हैं। मतलब अगर मैं एक मैप बनाऊं और उसकी कॉपी बनाऊं और उस कॉपी में भी चेंज करता हूं, या मतलब उस कॉपी में चेंज करूं, तो उसका इम्पेक्ट मेन पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस, ये होता है पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। और अब स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्ट्स जो है हमारे वो होते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक है। जैसे मैप पास बाय रेफरेंस होते हैं, स्ट्रक्ट्स हमारे होते हैं पास बाय वैल्यू। मतलब अगर मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ और उसकी उसी स्ट्रक्ट की मैं दूसरी कॉपी बनाता हूँ और दूसरी वाली कॉपी में चेंज करता हूँ, तो उसका पहले वाले पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया हुआ है और इस स्ट्रक्ट में मैंने वैल्यूज पास की हुई है, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मतलब मैंने विवेकानंद शर्मा पूरा एक स्ट्रक्ट बनाया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं इसको रन करके कि क्या होता है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया हुआ है डॉक्टर का। वैसे मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मैंने ऐसे ही लिखा है, थोड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के। पर अब मैंने एक डॉक्टर बनाया हुआ है, डॉक्टर का स्ट्रक्ट बनाया हुआ है और उसमें मैंने अपना नाम पास कर दिया है, हाँ, विवेकानंद शर्मा, और मैंने लिखा है डॉक्टर। तो मैं ये वेरिएबल यहाँ पे, हाँ, मैंने लगा दिया। अब स्ट्रक्ट में वैल्यूज पास करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें स्ट्रक्ट की जो टाइप है वो बतानी होगी और उसके अंदर जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं हमें वो बतानी होगी। ये देखें, इसने जो विवेकानंद शर्मा है वो पूरा प्रिंट करके दे दिया। और इसकी जो हमें, हाँ, अगर अगर हमें किसी भी स्ट्रक्ट की कोई भी की गेट करनी है तो हम डॉट ऑपरेटर से गेट कर सकते हैं। और अगर मैप की हमें कोई भी की गेट करनी है तो हम जैसे एरे में गेट करते हैं, जैसे हम ब्रैकेट बना के, जैसे हम एरे से कोई भी एलिमेंट गेट करते हैं ब्रैकेट बना के, तो हम वैसे गेट कर सकते हैं। हाँ, जाहिर बात है, अगर एक आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इसको अपने हिसाब से कंट्रोल करूं, ठीक है। तो वो हम कैसे करें, वो हम करते हैं कंट्रोल फ्लो से, ठीक है। कंट्रोल फ्लो से हम क्या करते हैं कि हम, हाँ, मतलब ऐसा समझे कि इफ एल्स के स्टेटमेंट बना देना, स्विच के स्टेटमेंट बना देना, ठीक है, कि इसका ग्रेड ये है, अगर अगर इतने मार्क्स आए इसके, मतलब 30 आए तो ये फेल है, अगर 50 आए तो ये पास है, अगर मतलब 90 आए तो ये मतलब जीनियस है। तो ऐसे हम, मतलब ये पूरा जो हमारा फ्लो है ये हम कंट्रोल फ्लो से मैनेज करते हैं अपने प्रोग्राम का, ठीक है। और गो में भी कंट्रोल फ्लो की सपोर्ट है। और हम देखते हैं कि अभी हम अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने ग्रेड का प्रोग्राम पहले ही बनाया हुआ था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ग्रेड बी में 40 पास किया हुआ है, ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई अगर ग्रेड बी, मतलब मैं खुद ही 40 पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि इफ ग्रेड बी इज लेस देन 32 लो, इफ ग्रेड
एल्स इफ ग्रेड बी इज ग्रेटर देन 32 है, एल्स टू एल्स इक्वल, ठीक है, मतलब ये उसके उसकी जो है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स चलेगा। तो ये हम देख लेते हैं कि ये जो कंट्रोल फ्लो का ये जो बेसिक सा प्रोग्राम है ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इनों में मैंने पहले ही एफएमटी पास किया हुआ है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, दिख रहा होगा आपको कि मैंने एक ग्रेड बी का मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने 40 पास किया हुआ है। अब मैं ये सारी कंडीशन चला के देख रहा हूँ कि मेरी कौन सी कंडीशन चलती है। ठीक है, तो अब जो मेरी कंडीशन चली वो थी टू हाई वाली, मतलब सेकंड कंडीशन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रेड जो बी है वो 30 से बड़ा है, मतलब ग्रेड बी में 40 पास है और वो 30 से बड़ा है, तो मेरी टू हाई वाली कंडीशन चली। ठीक है, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट तो हो गए, पर एक और चीज होती है, वो होती है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो हाँ, ऐसा समझे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब मैंने जावा पे काम किया, जावा स्क्रिप्ट पे काम किया, तो उनमें क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट जो होते हैं उनमें ब्रेक लगता है, ब्रेक का कीवर्ड। पर अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं गोलैंग के बारे में, कि इसमें कोई भी ब्रेक का कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, ये खुद ही अपने आप को ब्रेक कर देता है। अब ये मैंने क्या किया है, अब मैं ये आपको स्विच दिखा रहा हूँ, ये स्विच वाला जो प्रोग्राम है वो दिखा रहा हूँ वो कैसे काम कर रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने हाँ स्विच के अंदर टू पास किया है, मैंने केसेस बना दिए, केस 1, केस 2 और एक डिफॉल्ट का केस। अब मैंने टू तो पास किया हुआ है, अब क्या होगा, मेरा केस 2 चलेगा। ठीक है, जैसे हम ऐसे पास करते हैं, कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं किसी भी स्विच में, तो वो स्ट्रिंग वाला केस चला देता है कि केस ए, केस बी, केस सी। वैसे ही हाँ, मैंने टू पास किया हुआ है जो कि इंटीजर है, तो वो केस 2 चलाएगा जो कि इंटीजर वाला केस है। ठीक है, पर आपने एक बार नोटिस की कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी बाकी हो गई उनमें हम ब्रेक लगाते हैं केस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, पर हमने यहाँ पे नहीं लगाया, तो ये गोलेंग गोलेंग ऐसा समझे खुद से कर रहा है, क्योंकि क्योंकि मोस्टली हाँ गोलेंग वालों ने ये इसलिए किया कि जब भी हम स्विच केस बनाते हैं सब लोग, तो हम हमेशा ब्रेक ही लगाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब ब्रेक को खत्म ही कर देते हैं, ब्रेक कीवर्ड को। तो ब्रेक कीवर्ड की इन्होंने सपोर्ट दी ही नहीं है। ठीक है, तो डेट्स हाउ आप गोलेंग का जो फ्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हाँ लूपिंग पे। अब अब देखें, आपने 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 शायद जावा स्क्रिप्ट पे भी काम किया हो और जावा पे भी काम किया हो। जावा का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने जावा स्क्रिप्ट पे तो बहुत काम किया हुआ है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो जावा स्क्रिप्ट में एक तो ऐसा समझे कि लूप ही इतने, मैप है, फिल्टर है, फॉर लूप है, फॉर ईच है, एवरी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं बहुत, और वो हर हर काम मतलब अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं। पर गोलेंग का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगा वो है कि इसमें सिर्फ फॉर लूप है और कोई लूप नहीं है। ठीक है, तो फॉर लूप को कैसे चलाते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स ये है। फॉर लूप तो आप सबको आइडिया होगा ही, वैसे भी आप लोग हाँ यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में वैसे भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो फॉर लूप, हाँ फॉर लूप का मैं आपको बता देता हूँ फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर बनाया, पहले तो मैंने फॉर कीवर्ड लिखा। हाँ, सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉर लूप में हम उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है, पर गोलैंग में ऐसा नहीं होता। गोलैंग में हमें नीड नहीं पड़ती। जैसा कि पहले किसी ने सवाल पूछा था कि एफएमटी को मतलब मैंने बंद नहीं किया था तो वो फिर भी चल रहा था, मैंने किसी उस पर काम किया था। तो गोलैंग में ये जरूरी नहीं होता बंद करना। ठीक है, तो गोलैंग में ऐसा समझेंगे जब ज्यादा काम करते हैं तो जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हाँ फोर कीवर्ड, ठीक है, फोर का कीवर्ड मैंने यूज किया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया हाँ आई, जो कि जिसमें मैंने इंटीजर 0 पास कर दिया। मैंने कहा कि भाई आई जब तक <<5 ना हो तब तक आप आई को प्लस प्लस करते रहो और आउटपुट जो है वो प्रिंट करा दो। तो आप देख रहे हो इसने इसने ये हर बार हाँ अल्टरेट हुआ, इसने आउटपुट प्रिंट कर दिया। तो डेट्स हाउ लूप वर्क। और इन्फिनिट फॉर लूप, ये मैं अभी अभी गोलिंग प्लेग्राउंड पे चला नहीं सकता। इन्फिनिट फॉर लूप की भी सपोर्ट है, जैसे हमारे पास ऐसा समझे जब हम फॉर लूप में कंडीशन नहीं देते तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और अगर मैं अभी इस पे चलाऊंगा तो ऐसा समझेंगे फिर मुझे अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरा ब्राउजर जो है वो फट जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको चला नहीं सकता। पर इसमें आप मतलब ऐसा समझे कि जब कोई फॉर लूप में कंडीशन नहीं देंगे तो वो इन्फिनिट टाइम चलता रहेगा, और ये होता है इन्फिनिट फॉर लूप। ठीक है,
अब गोलेंग में जो, हाँ, जो कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, हाँ, गोलेंग में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हैं डिफर, पैनिक और रिकवर। ठीक है, अब हम इन बारे में डिस्कस करते हैं। ये, हाँ, अब हम डेफर, पैनिक और रिकवर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये तीनों जो कीवर्ड्स हैं ये क्या है, और ये यूनिक कीवर्ड्स हैं, ये किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है, ये सिर्फ गोलैंग में। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफर का कीवर्ड है, डिफर का कीवर्ड क्या करता है कि एक जो नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है, हम उसको, कभी कभी हमें ये भी नीड होती है कि भाई आप एक चीज करो और नीचे वाली चीज करो, ये बीच वाली चीज है इसको छोड़ दो, इसको हम जब मैं सारा सारा काम मेरा हो जाए फिर आप इसको चलाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम एसी भी नीड होती है, और एसी मुझे जावा स्क्रिप्ट में तो बहुत बार हुई है, गोलैंग में भी हुई है। ठीक है, तो डेफर क्या करता है कि भाई, डेफर ये कहता है कि भाई आप जो आपकी जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रही है आप उसे रोको। ठीक है, और उसे एंड में चलाओ जब आपकी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, मैंने एक तो स्टार्ट प्रिंट कर दिया कंसोल पे, फिर मैंने डिफर का कीवर्ड लगा के मिडिल प्रिंट कर दिया, और फिर मैंने एंड प्रिंट कर दिया। तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो कुछ यूं आएगा कि स्टार्ट, एंड, मिडिल। जो मिडिल वाला था वो सबसे आखिर में हुआ, क्यों? क्योंकि मेरी जब सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई एंड तक, फिर उसने मिडिल वाला कॉल किया। ठीक है, तो डिफर कीवर्ड ये काम करता है कि भाई एग्जीक्यूशन रोक दो, रुको थोड़ी देर, और आप जैसे ही मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए फिर आप जो भी इसमें डिफर कीवर्ड से पहले, मतलब जो भी डिफर कीवर्ड के बाद जो मैंने काम बोला है वो करो। ठीक है, अब पैनिक। सबसे पहले मैं आपको पैनिक के बारे में बता दूं। भाई, एक इंसान पैनिक कब होता है? मैं पैनिक कब होता हूँ जब, ऐसा समझे, मतलब मैं फट रहा होता हूँ, कोई भी ऐसा समझेंगे, मैं परेशानी में होता हूँ, तो हम अपनी एप्लीकेशन को, भाई अब हमारी एप्लीकेशन भी परेशानी में जाती है हमेशा, मतलब कोई मसला आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, तो हमें मोस्टली क्या करना पड़ता है, हमें अपना एरर थ्रो करवाना पड़ता है कि क्या हुआ है, मेरे सर्वर को क्या हुआ है। गोलैंग मोस्टली सर्वर साइड पे भी यूज होती है और कंपाइलर्स वगैरह में भी यूज होती है, तो हमें पैनिकिंग करनी पड़ती है अपनी एप्लीकेशन, और ये लाजमी है क्योंकि हमें एरर थ्रो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पैनिक क्या करता है। पैनिक हमारा जो मेथड है उसमें हम जो भी भेजेंगे वो क्या करेगा कि वो मेरे जो फ्लो है उसको फाड़ देगा। ठीक है, ये देखें, ये इसने फाड़ दिया, इसने कहा पैनिक, समथिंग बैड हैपेंड। आपको दिख रहा है नीचे, ये रहा, इसने स्टार्ट प्रिंट किया और इसने कहा पैनिक, भाई मैं पैनिक हो गया, समथिंग बैड हैपेंड। इसने एंड वाला प्रिंट ही नहीं किया, इसने क्या किया, पैनिक में जैसे ही मैंने पैनिक की अपनी एप्लीकेशन, और इसने मेरा जो नॉर्मल फ्लो जो मेरा एक एप्लीकेशन का चल रहा था वो इसने खत्म कर दिया। ठीक है, अब सवाल आता है, अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार हमने पैनिक तो कर दी, पर हम अब हमें क्या करना है कि हमें एरर अपना ही बताना है। मैं ये नहीं चाहता मेरी एप्लीकेशन फटे, पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कंसोल पे एरर शो करा दूं या फिर मैं यूजर को थ्रो कर दूं। ठीक है, तो इसका भी एक तरीका है, वो है रिकवर। हमेशा हमेशा जब भी आप पैनिक करते हो, ठीक है, हमेशा जब भी आप पैनिक करते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो आपको उसको रिकवर करना पड़ता है और एक अपना यूजर डिफाइंड एरर भेजना पड़ता है। यूजर को फ्रंट एंड पे भेज दो या फिर सर्वर को दिखा दो अच्छा सा एरर बना के, तो वो होता है रिकवर करना, वो होता है रिकवर करने का प्रोसेस। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। आप लोगों को ये प्रोग्राम दिख रहा होगा, ये मैंने क्या किया, पहले मैंने स्टार्ट किया fmt.println स्टार्ट, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन, आप कंसोल पे स्टार्ट प्रिंट करें। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि खुद को ही कॉल करता है। ये भी हम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, एक फंक्शन को हम नाम ना दें तो हमें उसे कॉल कराने के लिए, मतलब वो खुद को ही कॉल करता है फंक्शन। ठीक है, हाँ, तो इसको मैंने डिफर में रख दिया, मैंने इसको कहा भाई आप एंड में कॉल होना, पर मेरी, और मैंने क्या किया, मैंने अपनी एप्लीकेशन पैनिक कर दी। अब आपको पता है कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने डिफर कीवर्ड यूज किया, मैंने पैनिक कर दी, पैनिक के बाद मेरा डिफर वाला कॉल होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो रिकवर करके और वो एरर थ्रो कर देगा। रिकवर का मैंने मेथड यूज किया हुआ है कि आप एरर से रिकवर हो और वो एरर यहाँ पे शो करा दे, कंसोल पे फटे नहीं, एरर शो करा दे। तो इसको देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। ये देखें, इसने एक अपना अपना ही एरर बना के और यूजर को दिखा दिया। ठीक है, रिकवर करके।
रिकवर करके प्रिंट करा दिया और ये यूजर को भेज देगा वो एरर। तो पैनिक से हमेशा हमें रिकवर करके और एक यूजर को अपना जो है वो एरर दिखाना पड़ता है। और ये मॉड्यूल्स में यूज किया जाता है। उन मॉड्यूल्स में जब आप ऐसा समझे कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आप चाहते हैं कि मैं यूजर को हर हिसाब से एरर दिखाऊं, जैसे ऐसा समझिए कि अनऑथोराइज या समथिंग बैड हैपेंड, या फिर हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे, ठीक है। तो आप उसको हमेशा अपने जो पैनिकिंग है उसको रिकवर करके और फिर आप उस एरर को दिखा सकते हैं। अब पॉइंटर्स, हाँ सबसे पहले पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब पॉइंटर्स आपने सी में पढ़ा होगा, सी, हाँ सी प्लस प्लस में, अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आपका आपका शायद कोर्स होगा सी प्लस प्लस का फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा होगा पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होता है कि यार एक हमने वेरिएबल बना दिया, इंटीजर बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक और नया इंटीजर बना रहा हूँ, पर क्या होगा कि मैं उसमें उसकी कॉपी भेजूंगा, पर वो क्या होगा कि पास बाय वैल्यू होगा। मैं चाह रहा हूँ इसको पास बाय रेफरेंस करूँ। मैं क्या करूंगा, मैं उस जो जहां पे मेरा वेरिएबल स्टोर है मैं उसकी मेमोरी लोकेशन दूसरे वाले वेरिएबल को दे दूंगा, ठीक है। और मैं कहूंगा कि भाई अब मैं जब फर्स्ट वाले वेरिएबल पे चेंज करूं तो आप भी चेंज हो जाओ, या फिर मैं दूसरे वाले वेरिएबल में चेंज करूं तो फर्स्ट वाला चेंज हो जाए। मतलब ये होता है पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। और ये हम पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं। हम पहले वाले वेरिएबल का ऐसा समझे मेमोरी एड्रेस ही दूसरे वाले वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, तो जब हम पहले वाले में चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले में चेंज होता है। और ये होता है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको हाँ समझ आया होगा, क्योंकि ये तो पॉइंटर्स का तो डायपर पैनिक रिकवर तो चलो ठीक है गोलिंग में यूज होता है, पर मेरी कोशिश ये है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें फ्यूचर में, आपको एटलीस्ट उनके कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और पॉइंटर्स समझे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में नहीं है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में उसकी नीड भी नहीं है, ठीक है। तो चले जी पॉइंटर्स का प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि पॉइंटर्स के प्रोग्राम में क्या होता है। मैंने क्या किया है, हाँ मैं आपको प्रोग्राम फिर से बता देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए का जिसमें मैंने 45 पास किया है। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ है बी का, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको बताया हुआ है कि आप पॉइंटर हो। ये मैंने एस्टेरिक्स की साइन यूज की हुई है, और मैंने बताया आप इंटीजर हो और आप क्या स्टोर करो अपने पास ए का एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में हम पहले एड्रेस स्टोर करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू पॉइंट हो रही है वो बता दो। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ए को फिर 25 कर दिया है और मैंने ये प्रिंट कर दिया ए और बी। पर मैंने बी से पहले एस्टेरिक का कीवर्ड लगाया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बी पे जो वैल्यू पॉइंट हो रही है अब वो वैल्यू लेके आ जाओ। और वो ए के एड्रेस में है और मैंने ए को चेंज किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं मेरे पास 25 आ रहा है, क्योंकि मैंने ए को चेंज किया है यहाँ पे। और ए का एड्रेस जो है वो बी के पास है, ठीक है। और ए को जब मैं चेंज करूंगा तो ए के एड्रेस पे तो क्योंकि वो बी भी चेंज होगा, ठीक है। और ये हो गया, ये असल कॉन्सेप्ट होता है पास बाय रेफरेंस का। और ये हम पॉइंटर्स, मतलब ये एग्जांपल थी पास बाय रेफरेंस की बाय यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर्स के और भी बहुत सारे यूज केस हैं जब आप मेमोरी लेवल पे काम करते हैं। हाँ, किसी मतलब ऐसा समझे कि अपने कंप्यूटर की मेमोरी हो गई या अपने प्रोग्राम की जो मेमोरी, जो प्रोग्राम डिफरेंट वेरिएबल स्टोर करता है उसके साथ अगर आपको खेलना हो थोड़ा बहुत, तो आप पॉइंटर्स के थ्रू खेल सकते हैं। पर ऐसा समझे कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इसकी नीड नहीं पड़ती। मैं खुद सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे काम करता हूँ, पर पर इसकी तब नीड पड़ती है जब आप कोई हाँ, मतलब बिल्ड सिस्टम बना रहे हैं, कंपाइलर्स पे काम कर रहे हैं, कंपाइलर्स बना रहे हैं अपने, तो गोलिंग उसके लिए भी यूज हो सकता है, जैसे सी और सी प्लस प्लस होते हैं। फंक्शंस, हाँ भाई अब सीन ये है कि अब मोस्टली जो हमारी जो आजकल की जो प्रोग्रामिंग की जो हम जा रहे हैं जिस तरफ, वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आपने जावा में ऊप पढ़ी होगी, ये होते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या होते हैं, लोग समझते हैं कि जावा सिक्योर है क्योंकि वो जावा ऊप यूज करती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ऊप है ना, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऊप सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनाती है चीजों को और कुछ नहीं है। जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है उससे आप ऐसा समझें कि आसानी से अपने काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हम छोटे छोटे फंक्शंस में चीजों को तोड़ देते हैं और हर फंक्शन एक काम परफॉर्म कर रहा होता है।
और अगर मैं किसी ऊप के उस पे डेवलपमेंट करूं और मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे मतलब फंक्शनल पैराडाइम वाले पे डेवलपमेंट करूं तो मुझे फंक्शनल वाले पे ज्यादा मजा देगा। और मैं मोस्टली मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे ही होते हैं, और आजकल तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग चल भी रही है, तो गोलैंग फंक्शंस बनाने की भी सपोर्ट देता है। ठीक है, ये मैं फंक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, और हमारा देखिए मेन फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन भी है जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सबसे पहले क्या होगा, मैं इसके नीचे नीचे हमारा जो सेम मैसेज का फंक्शन है वो बता रहा हूँ, वो मैंने पेस्ट कर दिया। और सेम मैसेज को मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉल कर दिया, और मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें स्ट्रिंग पास कर दिया विवेक, और मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें आईडी पास कर दी 1। ठीक है, मैंने सेम मैसेज का कॉल कर दिया। सेम मैसेज में मैंने कहा कि आप जो है मेरा मैसेज प्रिंट कर दो और उसकी आईडी प्रिंट कर दो। ठीक है, आप देख रहे हैं मैसेज इज विवेक, आईडी इज 1। तो ये हो गया एक फंक्शन बनाने का तरीका। ठीक है, मेन फंक्शन तो मेन फंक्शन है, वो कॉल होगा। मेन फंक्शन में आप बाकी जो भी सारे फंक्शंस बना रहे हैं वो आप कॉल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स पे। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको सही बताऊं, अब आप हो गए कंफ्यूज बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आपने आपने मोस्टली मेथड्स और फंक्शंस को सेम ही समझा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जावा स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हैं तो हम मतलब हम खुद प्रोफेशनल लाइफ में ये बोल देते हैं कि ये मेथड है, ये फंक्शन है, मतलब इंटरचेंजेबल बहुत मतलब वर्ड यूज करते हैं हम कभी फंक्शन को मेथड बोल देते हैं, उसको ये बोल देते हैं, पर इनों में फर्क होता है दोनों में। ठीक है, क्योंकि चलो ये मैं फर्क आपको बता देता हूँ कि इनों में फर्क क्या होता है, आप लोग देख लेना। और ये क्योंकि ऐसा है कि जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज में फंक्शन मेथड्स ही हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, पर गो लैंग में ऐसा नहीं है, और शायद मेरे ख्याल से जावा में भी ऐसा नहीं है। आई थिंक, मैं मुझे मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, पर गो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये मैं पहले प्रोग्राम आपको समझा देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पैकेज मेन बनाया हुआ है, मैंने एफएमटी का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया हुआ है, मैंने एक ऑथर का स्ट्रक्ट बनाया हुआ है जो कि हमने पहले देखा कि स्ट्रक्ट बनाते हैं हम, और मैंने क्या किया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है। अब आप मेथड में और फंक्शन में देख रहे हैं क्या फर्क है। फंक्शन में जो है हमने हमने डायरेक्ट फंक कीवर्ड बना के और फंक्शन का नाम दिया, उसमें पैरामीटर्स पास किए थे। ठीक है, पर मेथड में हमेशा हम एक रिसीवर टाइप देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझेंगे, हाँ भाई, मेथड में हमेशा हमारी एक रिसीवर टाइप जाती है जिसके थ्रू हम उस मेथड को कॉल करते हैं। फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में हम डायरेक्ट पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, ये मैं जब प्रोग्राम चलाऊंगा आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। और ये मैंने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है, मेन फंक्शन हमारा सबसे मेन फंक्शन है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने हमारा जो स्ट्रक्ट है उसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज पास की हुई हैं, और मैंने शो का मेथड कॉल कराया हुआ है। मैंने स्ट्रक्ट के थ्रू करवाया हुआ है शो का मेथड कॉल, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रक्ट को कहा है कि भाई आप इस मेथड को आप रिसीव कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कहाँ कॉल करते हो, कैसे कॉल करते हो। और मेरा जो स्ट्रक्ट है वो इस मेथड को रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए उसने जो है शो का यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट शो का उसने जो है मेथड कॉल कराया हुआ है। तो फंक्शन और मेथड में डिफरेंस आपको समझ आया कि फंक्शन जो है वो सिंपली हम डायरेक्टली कॉल होता है, पर मेथड में एक रिसीवर टाइप जाती है, और वो रिसीवर टाइप कुछ भी हो सकती है, स्ट्रक्ट हो सकती है या मैप्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रक्ट टाइप अपनी रिसीवर टाइप रखना चाह रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम को मैंने रन किया, और इस प्रोग्राम में देखें ऑथर्स नेम सोना आ गया, ये सारी सारी चीजें आ गई, CSE पब्लिश आर्टिकल्स 203 सैलरी इतनी आ गई। और ये कॉल कैसे हुआ, ये कॉल ऐसे हुआ कि मैंने जो अपना मेथड में मैंने जो रिसीवर टाइप दी हुई थी वो एक स्ट्रक्ट दिया हुआ था, और उस स्ट्रक्ट को यूज करके मैंने अपना जो मेथड है वो कॉल कर दिया। ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा था कि FMT हमने ब्रैकेट में दिया हुआ था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे FMT हमने ऐसे भी दिया हुआ है, फिर भी वो चल रहा है। तो इसका इसका कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है कि आप उसको ब्रैकेट में दें या उसमें दें, बस जब मल्टीपल हो तो एक ब्रैकेट बना के दे दें तो वो रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं आपको फिर से बता दूं फंक्शन के बारे में और मेथड्स के बारे में। ठीक है, आप इसको सेंटिकली समझें, सेंटेक्सिकली समझें, तो ऐसा समझें, सिंथेटिकल शुगर समझ के ही समझें इसको, बाकी ऐसा कुछ तो
मैं समझता हूँ कि इसमें इसका आपको, अगर आप जितना ज्यादा घुसेंगे तो उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर मैं आपको इसका इजी, बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ। अब देखें, फंक्शन फंक्शन जो है वो फंक कीवर्ड यूज करते हैं, हम फंक्शन का नाम देते हैं, हम पैरामीटर की लिस्ट देते हैं और हम रिटर्न टाइप देते हैं, जो कि ऑप्शनल होती है रिटर्न टाइप। देखा, पहले पहले मैंने फंक्शन बनाया था, मैंने उसमें रिटर्न टाइप नहीं दी थी क्योंकि मैं कुछ रिटर्न भी नहीं करा रहा था, पर अगर कुछ रिटर्न करा रहे हैं तो ये लाजमी है कि आप रिटर्न टाइप दें। तो ये हो गया सिंपल फंक्शन। और मेथड का सिंटेक्स, मेथड में क्या है, मेथड में हमारी रिसीवर नेम आ गया जो ए था, जो ए था आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा रिसीवर नेम क्या है, यहाँ पे मेरा रिसीवर नेम है ए, जो कि ऑथर का स्ट्रक्ट ले रहा है, ठीक है। और इसकी टाइप दे दी मैंने, और मैंने मेथड का नाम दे दिया, पैरामीटर की लिस्ट दे दी, और बिल्कुल वही सारा, वही जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है वैसे ही मेथड कॉल हो रहा है। सिर्फ मेथड में सिर्फ ये होगा कि आप रिसीवर का नेम देंगे, रिसीवर की टाइप देंगे और अपने मेथड का नाम देंगे, और फिर आप उसे उस रिसीवर टाइप के थ्रू आप उसे कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, मैंने उसके थ्रू मैंने इनिशियलाइज करके और उसे कॉल करवाया है मेथड को। तो ये डिफरेंस है फंक्शंस और मेथड्स में, ठीक है। अब इंटरफेसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस ऐसा समझें कि बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इंटरफेसेस जो है वो बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, और इसमें मतलब हम हमारे जो मेथड जो हम यूज करने जा रहे हैं, हम बता सकते हैं कि हमें ये मेथड यूज करना है और ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। वो तो हम आगे फिर हम क्या करेंगे, हम उसका एक मेथड बना देंगे, फिर उसको उसमें हम डिफरेंट चीजें पास कर देंगे। पर इंटरफेस को समझने का सिर्फ ये तरीका है कि ये बिहेवियर को डिफाइन करता है कि मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी, किन किन चीजों को मैं यूज करूंगा। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको वहां पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले पैकेज मेन बना लिया, एफएमटी इंपोर्ट कर दिया, मैंने एक इंटरफेस बना दिया शेप का, जिसकी मैंने टाइप शेप रखी, और ये इंटरफेस है, और इसमें मैंने एरिया पास करा दिया, जिसको मैंने कह दिया कि आप जो है फ्लोट 64 की टाइप रिटर्न करेंगे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरिया को मैंने कह दिया, ये मैंने इसका बिहेवियर डिफाइन कर दिया कि एरिया जो है वो फ्लोट की जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। मैंने एक स्ट्रक्ट बना दिया रेक्टेंगल का, आपको पता है कि स्ट्रक्ट में हम वैल्यूज दे सकते हैं और फिर उन वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एरिया का मेथड बना दिया, आपको ये भी पता है कि एरिया के मेथड में मैं रिसीवर नेम दूंगा और रिसीवर टाइप दूंगा और मेथड का नाम दूंगा, उसकी रिटर्न टाइप दूंगा, फिर वो जो वो रिटर्न करेगा वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया शेप का, और उस शेप में मैंने क्या किया, शेप आप देख रहे हैं, शेप हमारे पास जो था वो हमारा इंटरफेस था, मैंने इंटरफेस का वेरिएबल बनाया, उस इंटरफेस को मैंने ये कहा कि भाई ये जो रेक्टेंगल है, ये जो, हाँ ऐसा समझेंगे, ये जो रेक्ट का स्ट्रक्ट है उसमें ये वैल्यूज आप पास करें, मतलब आप उसका ये स्ट्रक्ट बनाएं, और आप क्या करें, और आप जो है हमारा एस डॉट एरिया प्रिंट कर दें। एस डॉट एरिया, क्यों एस डॉट एरिया इसने कैसे प्रिंट किया, क्योंकि इसकी जो रिसीवर टाइप थी वो ये थी, पर इसको मैंने स्ट्रक्ट के थ्रू यूज करके किया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा समझे कि इंटरफेस डिफरेंट बनाता हूँ, अब उसका बिहेवियर ही डिफरेंट बनाता हूँ और उसका मेथड का बिहेवियर डिफरेंट होगा तो प्रोग्राम फटेगा, ठीक है। और ये होता है इंटरफेस का मतलब, जो कि जहाँ पे हम सिर्फ उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं, और फिर आप ये समझेंगे, तो मैंने एक बड़ी एग्जांपल दे दी, वरना आप इसका सिर्फ बिहेवियर डिफाइन करके और इसके साथ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड वगैरह करा के उसके साथ वही स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, वही फंक्शन बना सकते हैं, वही उसकी टाइप दे सकते हैं, ठीक है। गो रूटीन्स, हाँ गो रूटीन के बारे में मैं आपको बताता चलूं। गो रूटीन ऐसा समझे कि गो की एक स्पेशल टाइप है, इसमें ये होता है कि भाई आपको, मतलब ऐसा समझेंगे, हाँ असिंक्रोनस काम करना, असिंक्रोनस काम ऐसे कि जावा स्क्रिप्ट में होता है इवेंट लूप। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर हमने, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये काम भले देर से हो, मतलब ऐसा समझेंगे जब तक मैं बाकी काम कर लूं, ये काम जैसे आपने किसी एपीआई को हिट किया, आप चाह रहे हैं कि मुझे एपीआई का रेस्पॉन्स भले वो अपना काम परफॉर्म कर ले फिर दे दे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उस एपीआई को कॉल करेंगे और आप वेट नहीं करेंगे उसका, आप कहेंगे कि भाई तुम अलग ही चलते रहो, एक अलग थ्रेड कह लो उसको, पर थ्रेड कहते नहीं है क्योंकि वो थ्रेड तो डिफरेंट चीज होती है, पर आप उसको चलें अलग थ्रेड ही कह लें अभी के लिए।
तो उसको अलग थ्रेड के लिया आपने कि अलग थ्रेड में चल रहा है, और बाकी जो काम हो रहा है वो अलग थ्रेड में हो रहा है। तो ये होती है गो रूटीन। गो रूटीन भी एक तरीके से थ्रेड केल है, भले आप कह सकते हैं, पर वैसे कहते नहीं है, क्योंकि गो रूटीन को गो रूटीन ही कहा जाता है, ये कोई थ्रेड नहीं है। ठीक है, जैसे इवेंट लूप के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस का नाम देते हैं, और उसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग आईओ। नोड जेएस और इनो में नॉन ब्लॉकिंग आईओ कहते हैं। तो ये मैं आपको प्रोग्राम थोड़ा सा समझाता चलूं। मैंने सिंक का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने एक वेट ग्रुप बनाया हुआ है। वेट ग्रुप आगे चल के आपको पता चल जाएगा वेट ग्रुप क्या है। और मैंने क्या किया, वेट ग्रुप में मैंने एक गो रूटीन ऐड की है। और मैंने क्या किया है, मैंने जो से हेलो का फंक्शन बनाया हुआ है उससे मैंने गो का कीवर्ड यूज किया हुआ है। गो का कीवर्ड मतलब ये जो से हेलो का फंक्शन है ये अलग गो रूटीन में चलेगा। फिर मैंने हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट कराया, और मैं वेट गो रूटीन का वेट कर रहा हूँ, वेट ग्रुप का वेट कर रहा हूँ कि भाई जब जैसे ये चल जाए तब तक आप रुके रहो, मतलब जब तक हमारा हेलो 2 नहीं चलता तब तक आप गो रूटीन भी ना चलाओ। ठीक है, जैसे ही फिर हाँ, से हेलो के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हेलो वर्ल्ड 1 किया हुआ है और मैं वेट ग्रुप को डन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका इसका आउटपुट क्या आता है। अब आप देख रहे हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड 2 और हेलो वर्ल्ड 1। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 2 कैसे आया, क्योंकि मैंने एक गो रूटीन अलग से बनाई हुई है और मैं इसका वेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब तक मेरी एग्जीक्यूशन, मेरी गो रूटीन चल नहीं जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, और मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद आप गो रूटीन चलाओ। तो मेरे जैसे ही हेलो वर्ल्ड 2 जैसे ही आया, जैसे ही वो प्रिंट हुआ, उसके बाद उसने ये गो रूटीन चलाई। तब तक वो वेट करता गया, और गो रूटीन एक ही थी। आप समझते हैं ये पूरा सिंटेक्स कैसा है। तो ये आप इसको आप याद नहीं कीजिएगा, मैं ये कहूंगा कि आप इसको समझें, बस सिर्फ समझें। सेंटेक्स को याद करना मतलब ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आप बस इसको समझ लें कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। और गो रूटीन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और गो रूटीन के जरिए आप डिफरेंट ऑपरेशन अपने सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब गो लैंग में एक और चीज यूज होती है, वो होती है चैनल्स, जिसको हम चैनल्स कहते हैं। अब क्या है कि भाई एक गो रूटीन से दूसरी गो रूटीन में डेटा कैसे भेजें। ठीक है, एक गो रूटीन अलग ही काम परफॉर्म कर रही है, दूसरी गो रूटीन अलग काम परफॉर्म कर रही है, वो अलग थ्रेड में, अलग उसमें ऐसा समझे थ्रेड में चल रही है, दूसरी गो रूटीन अलग थ्रेड में चल रही है। तो दोनों में डेटा कैसे ट्रांसफर करें। अब मुझे एक गो रूटीन से दूसरी गो रूटीन में डेटा चाहिए। पहली गो रूटीन जैसे ही कंप्लीट हो तो मुझे वो वाला डेटा दूसरी गो रूटीन में चाहिए। ठीक है, तो ये हम चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग काम परफॉर्म कर रही है। तो हम एक ऊपर वेरिएबल बना के और ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको है ना, उसको एक गो रूटीन में चेंज करें फिर दूसरी में चेंज करें। तो हमें हमेशा चैनल बनाने पड़ते हैं ताकि हम हमारा जो काम है वो बिल्कुल अच्छे से हो, और ये हम चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका जो कोड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने वही किया, पैकेज मेन बनाया, इंपोर्ट एफएमटी और सिंक का मॉड्यूल किया, मैंने एक वेट ग्रुप बना दिया, और मैंने फंक्शन मेन में मैंने एक चैनल बना दिया जिसकी मैंने टाइप इंटीजर रखी। मैंने 2 वेट ग्रुप ऐड कर दिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 गो रूटीन यूज करूँ। पहली गो रूटीन का एक मैंने फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, उसने चैनल में 42 की वैल्यू पास की, उसने डन कर दी। उसने कहा कि भाई ये गो रूटीन डन हो गई। फिर दूसरी गो रूटीन की बारी आई, उसने वो चैनल 1 से, वो जो चैनल पे हमने वैल्यू पास की थी वहां से वैल्यू गेट की, और उसने वो वैल्यू प्रिंट करा दी। उसने वेट ग्रुप को डन किया, और ये वेट ग्रुप वेट करता रहेगा हम जब तक हमारी सारी गो रूटीन्स चल नहीं जाती। ठीक है, चैनल्स का ये काम होता है एक गो रूटीन से दूसरी गो रूटीन में डेटा भेजना। और ये देख रहे हैं इसने 42 प्रिंट कर दिया जो कि यहाँ पे आ रहा है। और ये कहाँ से आया, ये चैनल से डेटा आया, और ये हमारा चैनल है। इस चैनल में पहली गो रूटीन में मैंने डेटा भेजा, दूसरी गो रूटीन से मैंने डेटा गेट किया, और ये इसने प्रिंट कर दिया। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये राइट प्रैक्टिस है कि आप चैनल बना के और अपनी एक गो रूटीन से और दूसरी गो रूटीन में डेटा भेजें। ठीक है, तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज, वो ये है कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप और ज्यादा लर्न करें, मतलब इसके इस स्लाइड्स तो मैं आपसे शेयर करूंगा, पर आप चाह रहे हैं कि आपको वीडियो कोर्स चाहिए, वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे सारे कोर्स जो गोलैंग की जो भी चीजें हैं वो कवर की हैं। सिर्फ कुछ चीजें कवर नहीं है, जैसे गो रूटीन्स और चैनल, वो मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, पर आप वो सारी वीडियोस देखें। ये तो हमने प्ले ग्राउंड पे किया। अब मैंने उस कोर्स में क्या किया हुआ है कि मैंने उसको विजुअल स्टूडियो कोड में सेटअप वेटअप भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप उस कोर्स को देखें, और
और इसकी जो कोड बेस है इसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है गिटहब का, आप वो कोड बेस भी देख सकते हैं। मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप वो कोड बेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कोर्स लाजमी देखिएगा, ये इसका लिंक ये दिया हुआ है, ये इंट्रो है उस कोर्स का। आप हाँ, ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। ठीक है, और अब मेरी साइड से आपके लिए क्या सजेशन है कि मेरी साइड से ये सजेशन है कि आप गोलेंग मेरा कोर्स देखें, गोलेंग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, सारे प्रोग्राम जो हैं वो प्लेग्राउंड में तो आप टेस्ट भी करें पहले, और फिर उनको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी चला के देखें कि गोलेंग कैसे काम करती है। ठीक है, और एक आर्टिकल दिया हुआ है मैंने जिसमें पैकेजेस के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत थे तो मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने एक आर्टिकल भी दिया हुआ है जो कि गो के पैकेजेस के बारे में बता रहा है कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल्ड होंगे। देखिए ना, नोड जेएस का ऐसे फायदा नहीं है, या कोई भी लैंग्वेज सीखने का फायदा नहीं है जब तक आप उसके पैकेजेस नहीं सीख लेते कि मैं इसमें पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करूं। तो इसीलिए ये मैंने आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें ये बता रहा है कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं गोलैंग में और उनको कैसे यूज करना है। और इसकी भी मैं जल्दी, मेरी 3-4 ही वीडियोस रहती हैं कोर्स की, वो मैं जल्दी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको, मैं अभी भी रिसेंटली एक और कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ गिटहब पे, तो आपको उसके बारे में भी पता चले। पर ये आर्टिकल जरूर रीड कीजिएगा, इसमें पैकेजेस के बारे में बताया गया, आप पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, और आप गो के पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करेंगे और उन्हें कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है FMT सिंक, ये तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स थे। FMT सिंक ये बिल्ट इन गो के मॉड्यूल है, पर आप कोई भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल गिटहब से उठा के और उनको इंस्टॉल करना और उनको यूज करना, ये सारा काम कर सकते हैं। अब एक और चीज, अब गोलेंग में मैं जिसलिए यूज करता हूँ, जो मेरा यूज केस है, देखिए ना हर लैंग्वेज को हम यूज करते हैं क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक यूज केस होता है। जैसे पाइथन पे अगर आप देखें तो AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह की साइड पे यूज होती है। जावा स्क्रिप्ट पे अगर आप देखें तो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, रिएक्ट नेटिव वगैरह के लिए यूज होती है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन जेएस के लिए। तो हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्पेसिफिक यूज केस होता है। तो मेरा जो गोलेंग की तरफ यूज केस है वो है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि गोलेंग का जो परफॉर्मेंस टाइम है सर वो बहुत अच्छा है। तो आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये एक फ्रेमवर्क है, इसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है जिन के नाम से। ठीक है, GIN, इसको गिन के लें, जिन के लें, जो भी के लें, मैं तो जिन कहता हूँ क्योंकि मुझे जिन लगता है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे ना ये गो लैंग्वेज में ऐसा समझे कि जो जो इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो बहुत लंबी होती है, तो मुझे जिन लगते हैं इसीलिए। तो ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, ये मैंने यूज भी किया है, और मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वो उसी कोर्स में है। हाँ, अब मैंने आपको एक बात कही थी कि मैंने इस प्रेजेंटेशन का नाम जो है वो क्यों रखा था गोलेंग फॉर एब्सोल्यूट बिगनर, क्योंकि जो मेरा कोर्स है उसका नाम है गोलेंग फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, इसीलिए मैंने इस जो हमारे जो सेशन है उसका नाम भी गोलेंग फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स है। तो आई होप आप मेरा कोर्स जरूर देखेंगे, और ये जो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं वो आप सारी चीजें जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट इनकी इन्हीं चीजों की है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर कोई समझ लेता है, पर फ्रेमवर्क, पैकेजेस यूज करना, फ्रेमवर्क्स को यूज करना, सारी चीजें यही है। ठीक है, अब 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 आप लोग रेडी हो चुके हैं गोलेंग पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। ये मेरा फेसबुक का ग्रुप है गोलेंग पाकिस्तान का, जिसमें जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं गोलेंग की उससे कम्युनिटी से। अभी इतनी एक्टिव तो नहीं है, पर ऐसा समझे कि वहां पे पोस्टिंग हो रही होती है थोड़ी बहुत, और अच्छे अच्छे लोग हैं गोलेंग से, और वो बाहर कंट्रीज से हैं। पाकिस्तान के तो बहुत मतलब कम है, क्योंकि पाकिस्तान में गोलेंग के डेव्स बहुत कम है। ठीक है, तो पर पर एक और चीज बताता चलूं, गोलेंग के डेप्थ कम है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कम है, मार्केट है गोलेंग की, मतलब काम कभी कभी आ रहा होता है, तो इसको सीखना इज अ प्लस पॉइंट। आप पाइथन सीखें, आप जावास्क्रिप्ट सीखें, साइड में गोलेंग भी सीखें, क्योंकि ये ऐसा समझे कि 2 साल में या 1 साल में गोलेंग गोलेंग की वैकेंसीज होंगी, इंशाल्लाह जरूर होंगी, और अभी भी हैं, अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं गोलेंग के लिए पाकिस्तान में। ठीक है, तो मैं तो मतलब मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं होता, पर गोलेंग की वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे डिफरेंट गोलेंग की पोस्टिंग हो रही होती है, उनको देखें, लोग भी हैं पाकिस्तान में कुछ कुछ जो गोलेंग पे काम करते हैं वो इस ग्रुप में भी हैं, उनके साथ बैठे अपने प्रॉब्लम शेयर करें, सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन दें। तो कम्युनिटी का काम यही होता है, एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर का।
तो अगर आप चाहते हैं मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर ज्वाइन करना, तो मुझे यार ये ईमेल मैंने दी हुई है vivek@mentorswithoutborders.net, जहाँ पे मुझे मेल करें, बता दें आपको ज्वाइन करनी है अपनी, थोड़ी मैं आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूंगा, आपके बारे में पूछूंगा, और फिर मैं आपका जो ईमेल एड्रेस है और आपकी इन्फो है वो आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो फिर आप एज अ मेंटोर बन सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपको, अगर आप चाहते हैं सीखना, तो वो आपको सिखा भी देंगे। अभी तो कोई करंटली ऐसी ट्रेनिंग चल नहीं रही, पर मैं उनसे बात कर सकता हूँ, आपकी अलग से ट्रेनिंग्स भी हो सकती है, ठीक है, और ये फ्री होती है, इसमें कोई पेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वॉलेंटियर वर्क है, क्योंकि वहाँ पे सारे वॉलेंटियर्स होते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं मेंबर हूँ लिनक्स पाकिस्तान का। अगर आप चाहते हैं लिनक्स पाकिस्तान को ज्वाइन करना, क्योंकि देखिए ना, विंडोज तो ठीक है सभी यूज करते हैं, पर एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो कि लिनक्स यूज करे। अभी ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है और मैं इसमें विंडोज यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं एक्चुअली कंटेंट राइटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ। तो कंटेंट राइटिंग ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो एडोब प्रीमियर वगैरह ये मेरे पास प्री एक्टिवेटेड है, तो विंडोज के लिए तो मैं इसीलिए लिनक्स वगैरह पे स्विच नहीं करता। पर मेरा जो ऑफिस के लैपटॉप है उसमें मैं लिनक्स यूज करता हूँ, और मैं लिनक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब विंडोज तो ऐसे ही मजबूरी में यूज करता हूँ, पर मैं लिनक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं लिनक्स पाकिस्तान का सर मेंबर भी लिनक्स हूँ। को जी लिनक्स डिस्ट्रो कौन सी? यार, मैं ऐसा समझेंगे, मैं इतना डिस्ट्रोस की साइड पे नहीं घुसता, पर मैं मोस्टली ऐसा समझे कि मिंट यूज करता हूँ। मैंने एलिमेंट्री ओएस पहले यूज किया था, 1.2 यूज किया है, और मतलब डेबियन बेस्ड, जो भी डेबियन बेस्ड हो गए, डेबियन और बेस्ट। काली। हाँ, और काली काली भी कमाल है। पहले, काली, हाँ काली मैंने पहले यूज किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं पहले काली यूज करता था, पर मैं कहता हूँ कि यार झंझट है। मतलब आप इतना लिनक्स डिस्ट्रोस में ना घुसें, आप एक लिनक्स डिस्ट्रो अपने पास करें, उस पे आप कमांड सीखें, मतलब सीखें कि लिनक्स कैसे वर्क करती है, और फिर आप जाएं किसी और डिस्ट्रो पे जो आपका स्पेसिफिक यूज केस हो। पर मेरा कोई ऐसा तो यूज केस है नहीं कि मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है या कुछ करनी है। तो मैं ओके सिर्फ जो जो मिंट हो गए और जो बेसिक लेवल के हो गए, मैं उन पे ही काम करता हूँ, क्योंकि वो एज अ किसी प्रोग्रामर के लिए यही अच्छा होता है कि वो ये इन्हीं डिस्ट्रोज में घुसे। वैसे और भी है, मैं खुद कंट्रीब्यूटर हूँ फेडोरा प्रोजेक्ट्स का, पर मैं फेडोरा यूज नहीं करता। मैं खुद कंट्रीब्यूटर हूँ फेडोरा प्रोजेक्ट्स का भी। तो यही है कि आप मुझे vivek@linuxpakistan.org पे मेल करें, अगर आप लिनक्स पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। हम इवेंट्स वगैरह करवा सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन हो गए, और जैसे ही कोविड खत्म होगा हम साथ में मीटअप कर सकते हैं। मैं आपको लिनक्स पाकिस्तान के बारे में बताता चलूँ, ये ऐसा समझे पाकिस्तान की ओल्डेस्ट कम्युनिटी रही है, और ये बंद होने वाली थी। मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं जब कराची में था तो मैंने इनको मेल की थी कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है लिनक्स के साथ। तो उन्होंने कहा आप लेट हो चुके हैं। मैंने कहा मैं कितना लेट हो चुका हूँ? कह रहे आप 2 दिन लेट हो चुके हैं, हमने 2 दिन पहले ही लिनक्स पाकिस्तान खत्म कर दी थी। मैंने कहा व्हाट? मैंने मेल की और आपने तो मतलब खत्म ही कर दी। तो उन्होंने कहा आप मिल सकते हैं। मैं मिला उनसे, उन्होंने मेरा काम देखा, मतलब मैं जो ऑनलाइन काम कर रहा था, लाइक यूट्यूब वगैरह और ये सारी चीजें। तो फिर उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, मुझे ये चांस दिया स्टार्ट करने का, और कहा इसको आप पूरे को आप मैनेज करें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। खैर, सर क्या चाहिए जी, होगा? व्हाट्स रिक्वायरमेंट फॉर ज्वाइनिंग द लिनक्स पाकिस्तान? लिनक्स पाकिस्तान के लिए रिक्वायरमेंट तो बस आपकी आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। और इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सीवीज लूंगा या कुछ, क्योंकि ये वॉलेंटियर वर्क है, आप कभी भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल एड्रेस उनसे कहूंगा, ईमेल एड्रेस का एक्सेस मेरे पास है नहीं, मैं उनसे कहूंगा वो आपको ईमेल एड्रेस बना के देंगे, और फिर आप। सर कैटेगरीज तो नहीं है ना इसमें, लाइक एक बंदा डेवलपमेंट करता है, एक करता है पेन टेस्टिंग, तो हाँ हाँ हाँ, बहुत कहीं देखें, ज्वाइन। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे देखें, लिनक्स का मैं आपको बताऊं, लिनक्स की अच्छी बात ये है कि लिनक्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आप कुछ भी करते हो, आप फेडोरा करते हो, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, या फिर आप सिर्फ डेवलपमेंट ही करते हो मिंट वगैरह पे, आपको मतलब ऐसा समझे ग्रिप है लिनक्स की, कर्नल की कमांड्स की, या फिर कर्नल साइड की, कर्नल प्रोग्रामिंग की, कुछ भी है ना, मतलब आपको लिनक्स की नो हाउ भी है ना, किसी भी डिस्ट्रोस की आप ज्वाइन करें, तो हम उस डिस्ट्रोस के स्पेसिफिक हम इवेंट्स रखवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ओके सर, क्लियर। ओके ओके, सो हाँ, फाइनल थॉट्स। अब आपने जैसा कि देखा, हमने हमने सारी चीजें गोलेंग के हवाले से कवर की, हमने जो भी कोर कॉन्सेप्ट थे वो सारे देखे। तो बस मेरी यही आपसे यही गुजारिश है कि आप ये खुद से प्लेग्राउंड पे ही ट्राई कीजिएगा, फिर कोर्स देख के
अपने पास इंस्टॉल कीजिएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपके पास कोई इशू आता है तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स के भी सबसे पहले लिंक दिए हुए थे, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल? So general question from the log system of Golang. सर log में एक log एक फंक्शन है, आई गेस आई डोंट नो अबाउट इट, बट log में एक यूज होता है log डॉट विथ फील्ड, उसका आखिर एग्जैक्ट क्या मतलब सीन है? बाकी सब जो होते हैं वो पैकेजेस वगैरह या मॉड्यूल्स जो पहले से बने होते हैं, log उनको फेच करता है, फेच करने के बाद उनको कंबाइन मर्ज करता है लाइक एक डॉट को फाइल में रन करवाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब हम log की कुछ जब एरर्स पेश आते हैं लाइक फैटल एरर्स वगैरह, तो हम उसमें विद फील्ड यूज करते हैं डॉट सेपरेटर के साथ। तो उसका क्या आखिर फंक्शन है? वो प्री डिफाइंड है या कुछ इस तरह का सीन है? प्लीज एलाबोरेट। यार हाँ, टू बी ऑनेस्ट इस फंक्शन पे मैंने कभी काम नहीं किया है गोलिंग पे। आप मे बी आप ऐसा समझेंगे ये कोई, यार गोलिंग के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो मोस्टली मेरे ऐसा समझेंगे मैं उन्हीं पे ही काम करता हूँ जिन पे मुझे सर्वर साइड पे काम करना होता है। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब झूठ बोल के कुछ भी बोल दूं। तो इसके बारे में मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, फ्रेंडली सजेशन दूंगा कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, उस मॉड्यूल के बारे में देखें, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है गोलैंग की, उसमें आपको हर पैकेजेस के बारे में पता चल जाएगा, तो आप वहां से ही देख सकते हैं। तो ऐसे मेथड का मैं कुछ भी बोल दूं और वो हो ना, तो ये मतलब मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो आपने देखी ही होगी, अगर आप गोलैंग पे काम करते हैं तो आपने डॉक्यूमेंटेशन तो देखी होगी। ये सारे इसके पैकेजेस हैं गोलैंग के, इसमें देखें अगर आपको अपना पैकेज मिलता है तो ठीक है, वरना ये गोलैंग की पैकेज का लिंक है, आप यहाँ पे देखें अगर आपको इसमें अपना पैकेज मिलता है और वो मेथड, उस मेथड के बारे में भी कुछ ना कुछ इन्फो होगी, वो अगर मिलती है तो आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पैकेज पे टू बी ऑनेस्ट काम नहीं किया, तो मैं कुछ कह नहीं सकता और इस चीज पे मैंने काम नहीं Sure thing. So clarified. One more last question. So why should we choose Golang? किया। हाँ Arrange हाँ तो हो गया event, but why should we? Because there are so many kind of languages like Python, Bash, JavaScript, TypeScript, यार, so many kind of languages for हाँ server हाँ हाँ side. हाँ हाँ, अब हाँ, अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले, आपने आपने मेरी बात नोटिस नहीं की। एक मैंने आपको क्या कही, मैंने आपको ये कही कि मैं देखे, मैं ऐसा नहीं है कि मैं गोलैंग की साइड लूं क्योंकि मैं गोलैंग का इवेंट करवा रहा हूँ, तो ये मुनासिब नहीं होगा, ये आपको मतलब भटकाना होगा बिल्कुल। तो आपने मेरी एक बात पहले नोटिस नहीं की, मैंने ये कहा कि आप गोलैंग को एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज अभी के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इसको सीखें, ऐसा हो कि आपके पास एक सेकेंडरी स्किल हो। पर यार मोस्टली मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद कराची में मैंने मतलब ऐसा समझे स्ट्रगल की है, तो मुझे पता है कि किन किन की वैकेंसीज हैं, और मोस्टली वो वैकेंसीज हैं पाइथन की, जावास्क्रिप्ट की, और गोलैंग की अभी आ रही हैं कुछ। ठीक है, गोलैंग की अभी आ रही हैं, गोलैंग की वैकेंसीज पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ने में ऐसा समझे 1 साल, मैंने बताई थी ये बात कि 1 साल लग सकता है इसकी कम्युनिटी बढ़ने में, 1 से 1.5 साल लग सकता है। और मैं उस पर खुद वर्क भी कर रहा हूँ अपने आप से, मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि शायद यही इवेंट्स करवाने से कहीं ना कहीं गोलैंग की वैकेंसीज पाकिस्तान में भी बढ़े। मेरा यही तो पर्पज है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? Sure sir. तो हम भी हाँ, volunteer तो बनेंगे इंशाल्लाह, हाँ हेल्प करेंगे. तो हाँ, तो आप भी वॉलेंटियर हो सकते हैं गोलैंग पाकिस्तान में, हम इवेंट्स करवा सकते हैं गोलैंग, गोलैंग के डिफरेंट डिफरेंट। तो इससे इससे देखे ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है जब उसकी कम्युनिटी होती है, ऐसे कोई भी नहीं बनती। जावा स्क्रिप्ट और पाइथन टॉप पे क्यों है? क्योंकि इनकी कम्युनिटीज है, जावा स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, पाइथन की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, गोलैंग की पाकिस्तान वैसे तो बड़ी कम्युनिटीज हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटीज है, पर पाकिस्तान में नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो हम अगर वो बनाएंगे तो फिर जो यंग यंग लोग आएंगे उनके लिए वैकेंसीज क्रिएट होंगी, और इससे हमारा भी फायदा होगा और सबका, पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। तो आप इसको, आप मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीखे नहीं, यार सीखो, जो चीज आ रही है उसे सीखो, उसे अडॉप्ट करो, क्योंकि यही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। तो आप इसको सीखो, पर इसको ये हो कि आपको अगर ऐसा समझेंगे, कभी कोई कहे कि यार गोलैंग का काम है कर दो, आप बस तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। क्योंकि क्योंकि देखे ना, फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि मे बी आप फ्रीलांसिंग का करियर चूज करो, फ्रीलांसिंग में तो कैसे कैसे काम आ रहे होते हैं, फिर आप आउटसोर्स करो उन कामों को क्योंकि आपको नहीं आता, किसी और पे ट्रस्ट करो और वो, आपको पता है ट्रस्ट टूट जाता है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में यही होता है, मैं खुद फाइवर पे काम करता हूँ। तो बजाय इसके कि आप किसी और पे डिपेंडेंट रहो, आप खुद वो स्किल लर्न करो और
खुद उसको अडॉप्ट करो। और मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वैकेंसीज ठीक है, गोलैंग की इतनी नहीं है, पर आप अगर एक गिग क्रिएट करो फाइवर पे, आप देख सकते हो कि गोलैंग का कितना काम आता है। टू बी ऑनेस्ट, आप खुद चेक कर सकते हो। गोलैंग जावास्क्रिप्ट का तो आता ही है, पर गोलैंग का भी आपको मिलेगा काम। हेलो सर आप डिपेंडेंसी का क्या कह रहे हैं? डिपेंडेंसी क्या मतलब? मतलब फ्रीलांसिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम दूसरों पे? नहीं, हाँ नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आउटसोर्स, अगर आप फ्रीलांसिंग में मतलब ऐसा समझें कि आप अपना काम किसी और को दे दें, मतलब कि तुम कर दो। मोस्टली वो काम जैसे आपको, आपके पास अगर आता है गोलैंग का काम फ्रीलांसिंग में, सपोज आपने एक गिग बना दी, पर आपने गिग इसलिए बनाई कि ताकि आप कुछ अर्न कर सके, पर आपको गोलैंग का काम नहीं आता था, तो आप क्या करोगे, आप बाहर के बंदे ढूंढोगे, हाँ, कि गोलैंग का जो काम कर सके, आप उन पे डिपेंडेंट रहोगे। वो आपको पता है मोस्टली यही होता है कि जब आप कोई और बंदा चूज करते हैं तो वो काम करता नहीं है, या फिर आप, क्योंकि आप पूरे उस पर ही डिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि वो काम आपको नहीं आता। तो जब आपको एक काम नहीं आता तो आप खुद सीख लो, ठीक है। आप अगर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो मैं ये कहूंगा, देखें, हाँ, फिक्र नहीं करें, मतलब एक साथ नहीं सीखें दो लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेज पहले अच्छी सीखें। अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं वो सीखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं गोलैंग को गोले फिर, हाँ, फिर आप चाह रहे हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट सीख के और मैं गोलैंग सीखूं, तो नो डाउट जरूर सीखें। और मैं ये कहूंगा कि इस इवेंट के बाद आप खुद से थोड़ा ट्राई करें, क्योंकि मैं देखे ना, मैंने ये इवेंट इसलिए कराया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप सेंटेक्स रटें, ना कि आप किसी लैंग्वेज का सेंटेक्स रटें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये कॉन्सेप्ट आपके C++ का, अगर आपका आपका तो शायद पेपर हो भी चुका होगा, मोस्ट ऑफ यू, मतलब जो भी हो, आप मोस्टली सीनियर्स हो, तो आपका तो C++ के पेपर दो होंगे, पर इन केस अगर कोई भी लैंग्वेज आ जाती है और उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो आप उनको निपटा लो, ठीक है। तो आप अपनी एक लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करो, आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देखो वैकेंसीज देखो। अगर आपको ये बात पता नहीं चल रही, आपको गाइडेंस चाहिए यार, नो डाउट मैं बैठा हूँ, मुझे कभी भी मैसेज करो फेसबुक पे, और मतलब जो आपको ठीक लगे आप करो, मैं बैठा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लैंग्वेजेस हैं जो कि जिनकी मार्केट है। और फिर, पर ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इवेंट के बाद आप खुद से ट्राई करो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, गोलैंग को, और इसके इसके कॉन्सेप्ट समझो बस कि ये कैसे काम कर रही है, इसके इंटरनल्स देखो, ये अंदर की चीजें देखो, खुद से इंस्टॉल करके चलाओ, बस खेलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप खेलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ।